ओके लोग, लास्ट लेक्चर में हमने रूल 86A और रूल 86B किया था। ठीक है, 86A वो जो पापियों वाले हैं, अगर वहां से आपको सप्लाई आया तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। फिर रूल 86B ऐसा था कि अगर आप बहुत बड़े अमीर लोग हो तो आपको हम आईटीसी देंगे, मगर मिनिमम 1% जो है वो आपको आपके कैश लेजर में से भरना पड़ेगा। बट इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं। वो एक्सेप्शंस क्या है कि अगर आप 1 लाख रुपए से ज्यादा इनकम टैक्स भरते हो इन द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर अगर भरा हुआ है, ठीक है, और वो इन लोगों ने भरा हुआ है, तो आपको 1% वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर आपको रिफंड मिला हुआ है 1 लाख से ज्यादा का, तो हम आपको 1% वाला पार्ट नहीं देंगे। अब ये लास्ट कंडीशन एक बाकी है, वो क्या है? पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर इन द एक्सेस ऑफ 1% ऑफ टोटल आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। इसका मतलब क्या? इफ द रजिस्टर्ड पर्सन हैज डिस्चार्ज हिज आउटपुट टैक्स लायबिलिटी थ्रू हिज इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर फॉर एन अमाउंट in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year, the restriction under 86B shall not apply। मतलब लास्ट फाइनेंशियल ईयर में आपने मान लो 10,000 रुपया चुकाया होगा इन कैश, ओके, और अभी आपका सप्लाई लेटेस्ट से 90 लाख रुपया जितना कुछ हो रहा है, तो 90 लाख का 1% कितना होएगा? 90,000, ओके। और ये मान लो कैश में आपने लास्ट ईयर 1 लाख रुपया चुकाया है, सो योर लास्ट ईयर का कैश पेमेंट इज मोर देन व्हाट 90,000 और नॉट? यस। तो देखो, registered person has discharged his output tax liability through electronic cash ledger for an amount in excess of 1% of the total output tax liability applied cumulatively up to the said month in the current financial year, the restriction under rule 86B shall not apply। अभी इसके लिए let us say एक एग्जांपल लेते हैं। नीचे इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, देखो। नीचे एक एग्जांपल है। Assume a scenario where in a current financial year up to August month, the total output tax liability payable is 30 lakh rupees, which has been discharged up to 1 lakh through the electronic cash ledger। अभी 30 लाख रुपए का मेरा लायबिलिटी है, बट मैंने तो 1 लाख रुपया कैश लेजर से चुकाया है, ओके, and balance through electronic credit ledger। Rule 86B would not be applicable in September month। क्यों? Because even if the turnover is exceed 50 lakh rupees, since the cumulative payment of tax made in cash is more than 1% of the total output tax liability। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा 30 लाख का अगर मैं 1% कैलकुलेट करने जाऊं तो कितना होता है? 30,000 होता है, मगर मैंने तो कैश में कितना चुका दिया ऑलरेडी? 3 लाख रुपया चुका दिया है। 3 लाख नहीं, सॉरी, 1 लाख रुपया चुका दिया है, विच इज मोर देन व्हाट 30,000। तो मुझे ये रूल 86B एप्लीकेबल नहीं। इसके ऊपर है ना क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में कि बताओ इसमें रूल 86B अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है इस केसेस में, ऐसा। ओके, इट इज पर्टिनेंट टू नोट दैट जीएसटी लायबिलिटी पेड अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म should not be taken into account। जो रिवर्स चार्ज वाले पार्ट है वो इसमें नहीं आएगा, मतलब इसमें वही लायबिलिटी आएगी जो आपकी एक्चुअल लायबिलिटी, क्योंकि रिवर्स चार्ज वाला तो एनी विच वे आपको किस में पे करना होता है? कैश में ही पे करना होता है। While calculating the total output tax liability paid through electronic cash ledger। अभी स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन के लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। स्पेसिफाइड रजिस्टर्ड पर्सन मतलब कौन? तो उसमें आपके कवर हो गए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इनको रूल 86B एप्लीकेबल नहीं है। तो अभी तक में रूल 86B में कितने जन आए? 4 जन है। एक ऐसे लोग जिन्होंने इनकम टैक्स पे किया होगा लास्ट 2 साल के लिए 1 लाख रुपए से ऊपर, एक ऐसा लोग जिन्होंने रिफंड क्लेम किया होगा 1 लाख रुपए से ऊपर,
एक ऐसा लोग जिन्होंने ऑलरेडी आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में ज्यादा पैसा भर दिया है, विच इज मोर देन 1% ऑफ द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, क्यूमुलेटिवली कैलकुलेट करके। और एक ऐसे लोग जो ये 4 कैटेगरी के अंदर कवर होते हैं। कौन कौन कवर होता है? गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, लोकल अथॉरिटी और स्टैट्यूटरी बॉडी। हाउएवर, कमिश्नर को पावर दिया हुआ है कि बिहाफ ऑफ मे रिमूव द स्टेट रेस्ट्रिक्शन आफ्टर सच वेरिफिकेशन एंड सेफगार्ड एज इट डीम फिट। मतलब कमिश्नर को बोला गया कि अगर तुम चाहो तो जो हमने ऊपर लोग लिखे हुए हैं उन लोगों में से किसी को भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अभी तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि निकाला किसी को, बट ऐसा बोला गया है कि आप निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व करके दो मुझे, टू एंड कंपनी वाला। कितना पैसा उसको कैश में पे करना पड़ेगा, वो क्वेश्चन है। तो रोकड़े में कितना पैसा भरना पड़ेगा? बोलो। 14,400। चेक करते हैं। Dua and Company made an outward interstate supply of rupees 80 lakhs in the month of March. 80 lakhs in the month of March. मार्च महीने के अंदर उसने सप्लाई किया है कितने का? 80 लाख का, मतलब मोर देन 50 lakhs हो गया। तो कंडीशन के हिसाब से 1% उसको भरना चाहिए इन व्हाट? कैश। अभी चेक करते हैं। During the month, it purchased the raw material worth rupees 70 lakhs and procured cement of rupees 5 lakh for making the foundation and structural support to a plant and machinery. 70 लाख का उसने रॉ मटेरियल परचेस किया और बाकी का सीमेंट परचेस किया 5 लाख रुपए के लिए फॉर द फाउंडेशन एंड स्ट्रक्चरल सपोर्ट टू अ प्लांट एंड मशीनरी। सेल्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे आईटीसी मिलता नहीं है, बट उसमें लिखा था प्लांट एंड मशीनरी अगर आप लोगे तो उसके लिए मिल जाएगा। मतलब ये 70 लाख एंड 5 लाख जो है वो एलिजिबल रहेंगे। टोटल मिला के हो जाएगा 75। Assume that the opening balance of ITC for the IGST for the relevant period is 2 lakh rupees। तो IGST के अंदर मेरे पास 2 लाख रुपया अभी भी पड़ा हुआ है। And all inward and outward supply undertaken in the month of March are interstate. Compute the amount of net IGST payable in cash, if any, for the month of March. The rate of GST applicable is 18%, subject to the information given above and other conditions necessary for availing the ITC has been fulfilled। तो पहले तो क्या करना पड़ेगा अपने को? पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा 80 लाख का 18% कितना होता है? 14,40,000 होता है। अब इसमें से 75 लाख का 18% कितना होगा? 13,50,000। और 13,50,000 प्लस 2 लाख ऑलरेडी है मेरे पास, तो 15.5 लाख हो जाएगा। मतलब क्रेडिट तो सफिशिएंट है कि मैं इस क्रेडिट में से ये पैसा चुका सकता हूं, बट सिंस इस मंथ के अंदर मेरा सेल कितना है? 80 लाख है, विच इज मोर देन व्हाट?
50 लाख, तो कंपलसरी मेरे को 1% लायबिलिटी किस में चुकाना पड़ेगा? कैश में चुकाना पड़ेगा, दैट इज 14,400। नहीं समझा? ओके, तो आंसर वुड बी 14,400। ठीक है, तो आज भी मॉड्यूल नहीं लाया, क्यों? आज क्या रीजन, क्यों नहीं लाया? मैं वो पूछ रहा हूँ। मॉड्यूल के बिना तुम लोग आओगे तो मैं क्या ही पढ़ाऊँ तुम लोग को? मैं, तुम लोग खुद ही सीरियस नहीं रहोगे तो मेरे पढ़ाने का क्या मतलब है? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आया तो दिस कैन बी फ्रॉम 6 to 8 मार्क्स। ये 6 से 8 मार्क का क्वेश्चन है, एक ना एक क्वेश्चन पेपर में ऐसा दिखता ही है। ये वो लायबिलिटी हमने याद है लेजर सीखे थे कि कैसे एडजस्ट करना होता है, अगर याद हो तो बताओ। ये ओके, उसके ऊपर ये क्वेश्चन है। ओके, शुरू करूं? चलो, क्या लिखा है देखो। XT Private Limited, a supplier of goods, pays a GST under regular scheme. It has made the following outward taxable supply. Underline outward taxable supply in a tax period. ये इंट्रास्टेट सप्लाई है। इंट्रास्टेट है मतलब इस पे क्या लगेगा? बोलो। परफेक्ट। इंटरस्टेट सप्लाई, इस पे क्या लगेगा? ये सब समझ में आना चाहिए। अभी नेक्स्ट, इट इज ऑल्सो फर्निश द इंफॉर्मेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ परचेजेस। परचेजेस, परचेज किया इसने, परचेज किया मतलब इस पे क्या मिलेगा उसको? आईटीसी मिलेगा। इंट्रास्टेट परचेज ऑफ गुड्स, तो ये क्या है? हाँ, सीजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, तो इस पे मिलेगा CGST/SGST। इंटरस्टेट परचेज ऑफ गुड्स, ये IGST। ठीक है, द कंपनी हैज द फॉलोइंग ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी फॉर द टैक्स पीरियड। कंपनी के पास आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस इतना पड़ा हुआ है। रेट ऑफ CGST SGST लेने का 9-9-18%। बोथ इनवर्ड आउटवर्ड सप्लाई एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस। ऑल द कंडीशंस नेसेसरी फॉर अवेलिंग द आईटीसी हैज बीन फुलफिल्ड। कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेएबल इन कैश। कंपनी को मिनिमम जीएसटी पे करने को है, ऐसा आपको वर्किंग करने का है। XT प्राइवेट लिमिटेड फॉर द टैक्स पीरियड। तो अभी देखते हैं, पहले हम लोग बनाएंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। नंबर 1 क्वेश्चन कौन सा है? 4 ना, इलस्ट्रेशन नंबर 4। ठीक है, पहले हम लोग बनाएंगे कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। कौन सा मंथ है, कुछ बोला है? फॉर द पीरियड डैश। ठीक है, इसमें आएगा पर्टिकुलर्स, ध्यान इधर दो पूरा। पहले लिखने का IGST, पहले लिखेंगे IGST, फिर आएगा CGST, फिर आएगा SGST। तो अभी मेरे को बताओ इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना है? इंट्रा, इंट्रा परचेज नहीं बोल रहा हूं, सप्लाई पूछ रहा हूं, कितना है? तो इंट्रा पे क्या लगता है? हाँ, तो 8 लाख का 9%, 72,000। इधर भी कितना आएगा? 8 लाख का 9%, ये हो गया 72,000। चलो, इंटर स्टेट सप्लाई कितना है? हाँ, 3 लाख। तो 3 लाख पे कितना परसेंट? 18%, कितना? 54,000। ठीक है, टोटल ये हो जाएगा 54,000, ये हो जाएगा 72,000, ये हो जाएगा 72,000। ओके, अभी नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ ITC अवेलेबल फॉर द पीरियड डैश। पता नहीं है ना क्या पीरियड है? IGST, SGST, CGST, SGST। पर्टिकुलर्स, इधर आएगा ओपनिंग बैलेंस,
कितना है ओपनिंग बैलेंस IGST का बोलो 70। ओके SGST का नहीं है, CGST का 57,000। अभी इधर लिखे गए इंट्रा स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई कितना था 2 लाख, तो 2 लाख का कितना परसेंट 9%। ये आएगा कितना 18,000। ये आएगा कितना 18,000। अभी कितना इंटर स्टेट सप्लाई, ये कितना है 50,000 का कितना परसेंट 18%, 9,000। ठीक है चलो टेक अ टोटल, ये आएगा 79,000, 75,000, 18,000। ठीक है अब ये बनेगा थर्ड, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी टू बी पेड इन व्हाट कैश। ओके अब ये इधर आएगा IGST, इधर आएगा CGST, इधर आएगा SGST। इधर लिखेंगे आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, लेस इधर लिखेंगे यूटिलाइजेशन ऑफ व्हाट ITC। ठीक है थोड़ा लाइन छोड़ के इधर बनाएंगे एक वर्किंग नोट, कैलकुलेशन ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। ओके इधर आएगा IGST, इधर आएगा CGST, इधर आएगा SGST। इधर मैं लिखता हूं टोटल ITC अवेलेबल, वो ऊपर से बैलेंस आएगा ये वाला 79, 75 और 18, 79,000, 75,000 और 18,000। ओके हमको उनको लायबिलिटी ऐसे कैलकुलेट करके देना है कि उनको मिनिमम GST पेएबल आना चाहिए कैश। अभी हम लोग लिखेंगे इधर IGST का लायबिलिटी, लायबिलिटी कितना है इधर है 54, इधर है 72 और इधर है 72। तो इधर हम लोग लिखेंगे 54,000, 72,000 और 72,000। अभी देखो 54,000 का लायबिलिटी है मगर बैलेंस कितना है 79,000 है, तो फिर पूरा ले सकता हो। तो इधर से क्या करने का लेस ITC यूटिलाइज्ड अगेंस्ट, अभी किसके अगेंस्ट में यूज किया मैंने IGST के अगेंस्ट में, कितना यूज किया 70 नहीं कितना है 54,000। ओके तो इधर आ जाएगा 54,000। अभी इधर से ITC यूटिलाइजेशन ऑफ ITC किधर से वापरा IGST से, कितना वापरा 54,000। तो ये खाली हो गया। अभी इधर कैलकुलेट करने का कितना बैलेंस बचा है 25,000 बचा है। अभी मैं चाहूं तो ये 25,000 पूरा का पूरा CGST के सामने वापर सकता हूं, मैं चाहूं तो ये 25,000 पूरा का पूरा SGST के सामने वापर सकता हूं, और मैं चाहूं तो प्रोपोर्शनेट भी कर सकता हूं। अभी जरा देखने का दिमाग लगाने का, SGST में क्रेडिट कितना है 18 का ही क्रेडिट है बराबर है, पर लायबिलिटी देखो कितने की है 72 की है। तो ये IGST के क्रेडिट की सबसे ज्यादा जरूरत किसको है। अभी आप बोलोगे 75 CGST में बैलेंस है, हाँ तो 75 में से CGST का 72 माइनस हो जाएगा, बट CGST में बैलेंस बचेगा तो क्या SGST में यूटिलाइज कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा। तो इसलिए इसकी जरूरत सबसे ज्यादा किसको है SGST को है। तो इधर लिखूंगा SGST कितना 18,000।
नहीं 18 नहीं, कितना बचे 25,000, सॉरी 25,000 पूरा। और क्या बोला था, इसका बैलेंस सबसे पहले क्या हो जाना चाहिए, नील हो जाना चाहिए। तो इधर कितना आएगा 25,000 बराबर। अभी इधर 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 जीएसटी में से कितना यूज करूंगा 72,000 पूरा। और इधर सीजीएसटी में से हमने यूटिलाइज कितना किया 72,000 यूटिलाइज कर दिया। अभी एसजीएसटी में से कितना यूटिलाइज करूंगा 18,000 ना, 18,000। तो इधर से हमने एसजीएसटी में से कितना यूटिलाइज कर लिया 18,000 बराबर। तो इधर कुछ बचा बैलेंस नहीं, इधर बचा बैलेंस, हाँ इधर कुछ बचा नहीं। तो ये आ गया अमाउंट ऑफ आईटीसी कैरिड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ, कितना 3,000। अभी करते हैं कैलकुलेशन, डैश ये डैश 75 माइनस 25 माइनस 18 29,000। दिस इज अ लायबिलिटी टू बी पेड इन व्हाट, समझ में आया? ठीक है, ये 6 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या तो 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, पूरे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता ही है। अभी क्लियर? ठीक है, चेक कर लेते हैं। ये देखो 29,000 लायबिलिटी टू बी पेड इन कैश, समझा? क्लियर है? तो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें ना अपना दिमाग लगाना पड़ेगा अपने। ओके, अभी इसमें नीड नॉट नेसेसरीली कि जो लायबिलिटी इधर 29,000 आया है वो 29,000 तुम्हारा भी आना ही चाहिए, क्योंकि इधर जो लायबिलिटी सेट ऑफ करने में दिमाग लगाया होगा वो तुमने तुम्हारा लगाया, मैंने मेरा लगाया। तो हो सकता है अपने आंसर्स डिफर करें, बट उसके वर्डिंग्स के हिसाब से अपने आंसर डिफर नहीं करने चाहिए, क्योंकि उस बंदे को चाहिए था मिनिमम जीएसटी लायबिलिटी कैलकुलेट करके। अभी आपकी लायबिलिटी मान लो सीजीएसटी में भी आ रही है और एसजीएसटी दोनों में आ रही है, वो तो गलत है ना फिर, मतलब आपने आपका खोपड़ी लगाया ही नहीं, जो दिखा वो लगा दिया आपने, वैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप बाद में ले लेना सोल्यूशन। आगे बढ़ू मैं, मेरे को ऐसा एक क्वेश्चन और एक है, वो आप लोग मुझे सॉल्व करके दो। अभी ये रिकैपिचुलेट वाले में ये वाला क्वेश्चन 19th वाला सॉल्व करके दो मेरे को। पेज देखने का जरूरत नहीं है बाबा, ये देखो ना इधर बोर्ड पे किया रखा है, सेम है, 9% 9% रेट ही लेने का है, 18% उसका जीएसटी है। ये लो ना, सब कुछ है इधर, ये लो हाईलाइट भी करके देता हूँ बस। ये आउटवर्ड है, ये परचेज है, ये इंट्रा है, ये इंटर है, ये इंट्रा है, ये इंटर है, और ये ओपनिंग बैलेंस है। ठीक है, जल्दी फास्ट, मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट दे सकता हूँ। कोई भी अमाउंट पे करने को नहीं आएगी। $10 लाख का 9% कितना होएगा? हाँ 90,000। तो 90,000 CGST, 90,000 SGST। इंटरस्टेट सप्लाई का 18% कितना होएगा? 1,44,000 बराबर है। इधर मैं लिखता हूँ CGST, इधर मैं लिखता हूँ SGST, इधर 90,000, इधर 90,000, ठीक है। इधर मैं लिखता हूँ IGST 1,44,000। इंट्रास्टेट परचेज पे 3 लाख का 9%, बंद करो। 3 लाख का 9% कितना है? 27,000, ओके। और इसका 18%, 2,50,000 का 18% 45,000। तो मेरे को CGST और SGST में क्रेडिट अवेलेबल है 27,000 का, और IGST में मेरे को क्रेडिट अवेलेबल है 45,000।
IGST का ओपनिंग बैलेंस है 1,40,000 का, तो ये हो जाएगा 1,85,000। इसमें क्रेडिट अवेलेबल है 57,000 का, तो 57 प्लस 27, एक मिनट, हाँ कितना 84,000, और इधर कितना 60,000 ना, मतलब 87,000 बराबर है। अभी पहले IGST का बैलेंस उड़ाना पड़ेगा, तो 1,85,000 का बैलेंस है, तो 1,44,000 तो मस्त उड़ जाएगा, तो मस्त उड़ गया तो डैश, फिर 1,44,000 उड़ गया तो कितना बचा 41,000 मेरे पास अभी भी बैलेंस है, और मेरे पास ये दोनों में भी भरपूर बैलेंस पड़ा है कि दोनों लायबिलिटी उड़ सकती है। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, इक्वली यूज कर देता हूँ, 41 यूज कर देता हूँ इसको, तो 41 यूज कर दूंगा तो इधर कितना यूज हो जाएगा 20.5, इधर भी 20.5, मस्त यूज हो जाएगा ना ये। 90 माइनस 20.5 69.5, और 90 माइनस 20.5 इधर भी 69.5, इधर 84,000 का बैलेंस है, हाँ ठीक है वो यूज हो जाएगा। इधर 87 का बैलेंस है, वो भी यूज हो जाएगा, तो इधर 69.5 गया, इधर भी 69.5 गया, तो 84 माइनस दिस 14.5 बचेगा, और इधर 17.5 बचेगा। समझ में आया? ठीक है, तो इतना मेरा क्रेडिट क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले महीने। अभी क्लियर? समझा? चेक कर लेते हैं इंस्टीट्यूट ने क्या अप्रोच रखा था। $84,000, $87,000, 1,85,000 का क्रेडिट है, 90,000, 90,000, 1,80,000 की लायबिलिटी, 1,44,000, 3,24,000 का लायबिलिटी। इन्होंने पहले ITC यूटिलाइज कर दिया 1,44,000 का, फिर 1,44,000 यूज हो गया, फिर तुम्हारे पास इसमें से बचा था कितना 41,000 बचा था। अभी 41,000 में से इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है 22,000 इधर यूटिलाइज कर रहा है और 19,000 इधर यूटिलाइज कर रहा है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। और बाद में 68,000 और 71,000 इधर यूटिलाइज किया, तो इधर तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 16,000 का, इधर तुम्हारा कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 16,000 का, 32,000 का कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। और अपने केस में कितना कैरी फॉरवर्ड हो रहा है 32 ही हो रहा है, पर बैलेंस दोनों में अलग अलग है। इसमें क्या इक्वल इक्वल बैलेंस है, इसमें 14.5 है और इसमें 17.5 नॉर्मली। क्लियर? कैश बैलेंस तो कैश में तो पे करने को किसी को आया नहीं है इसमें, ठीक है। अभी मेरे को बताओ, ये सब तो ठीक है, चिंदी क्वेश्चन है, व्हाट इज इनपुट टैक्स, व्हाट आर द कंडीशंस, कैन अ पर्सन टेक ITC विदाउट पेमेंट, व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर टेकिंग ITC। टाइम लिमिट क्या है ITC लेने की 30th नवंबर ऑफ द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, और हाँ और डेट ऑफ एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्ली, ठीक है। व्हाट इज द ITC एंटाइटलमेंट ऑफ अ न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन, न्यूली रजिस्टर्ड पर्सन को कौन सा ITC मिल सकता है, सिर्फ इनपुट का मिल सकता है, वो भी कौन से डेट पे, प्रीसीडिंग द डेट ऑफ व्हाट रजिस्ट्रेशन, और या तो लायबल टू रजिस्टर, और वो भी कितने साल का इनवॉइस होना चाहिए, विद इन 1 ईयर का, ठीक है। हाँ ये व्हाट इज द टैक्स इम्प्लीकेशन ऑफ सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स, सप्लाई ऑफ कैपिटल गुड्स बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन हु हैज टेकन ITC ऑन सच कैपिटल गुड्स। अगर आप कैपिटल असेट बेच देते हो तो फिर आपके ऊपर लायबिलिटी कैसे आती है, हाँ 5% पर क्वार्टर के हिसाब से रिड्यूस करने का, या तो फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू का GST जो आएगा वो विच एवर इज हायर आपको पे करना पड़ेगा। याद आया क्या कुछ? Registered person shall pay an amount equal to ITC of taken on said capital goods or plant and machinery reduced by 5% per quarter of part thereof from the date of invoice or the tax on the transaction value of such capital goods whichever is what higher। बट ये रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स मोल्ड डिस्क डाइस के ऊपर बोला था, सीधा सीधा क्या लगेगा ट्रांजेक्शन वैल्यू का ही लग जाएगा, ठीक है। फिर ये वाला क्वेश्चन, A registered person transfer its business to another person, रजिस्टर्ड पर्सन ट्रांसफर कर रहा है दूसरे बंदे को,
तो इन सच रजिस्टर्ड पर्सन अलाउड टू ट्रांसफर द अनयूटिलाइज आईटीसी लाइंग इन इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर टू सच ट्रांसफर्ड बिजनेस, यस नो? यस, वो याद है, अमालगमेशन डीमर्जर हो जाएगा या तो सक्सेसर आ जाएगा तो उसका बिजनेस ट्रांसफर हो जाएगा, तो आईटीसी भी क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है। 8 क्या लिखा है? Swastik Limited is a manufacturer of a taxable goods. It purchased a machinery of rupees 8 lakhs on which IGST is 14,400 is paid. The company has claimed depreciation under income tax on the full value. कंपनी ने पूरे वैल्यू पे डेप्रिसिएशन ले लिया, तो बोल रहे हैं कि क्या भाई 14,400 का क्रेडिट ले सकती है कंपनी? नहीं ले सकती है। तो कंपनी का कंटेंशन बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि हाँ, डेप्रिसिएशन तो नहीं मिल सकता उसके ऊपर, मतलब डेप्रिसिएशन ले रहे हो तो आईटीसी नहीं मिलता, आईटीसी ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं मिलता। नेक्स्ट, अ टैक्सेबल पर्सन इज इन द बिजनेस ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. He buys a car, maximum seating capacity is 5 person, uses for his executive directors. मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 17(5) क्या बोलता है कि अगर आप कोई भी क्या खरीदते हो, मोटर व्हीकल जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 13 पैसेंजर इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उसके ऊपर आपको आईटीसी नहीं मिलता। समझ में आया? ठीक है, ये मेरा एक्सपीरियंस है बेटा। अगर तुमने मेरे साथ साथ जीएसटी कर लिया ना, आई शपथ तुम्हारा पेपर एकदम स्मूथ जाएगा। खाली मेरे को है ना डेडिकेटेडली टाइम दो बस। मेरा टाइम देने का मतलब कि क्या है कि मेरा इधर चैप्टर खत्म हुआ, वैसे तुम्हारा चैप्टर मेरे साथ साथ खत्म होना चाहिए। सीए स्टूडेंट का है ना एक ही प्रॉब्लम होता है, अभी इतने साल पढ़ा के ना एक चीज देख लिया, सीए स्टूडेंट का एक ही इशू, और जो इशू हम लोग ने भी पढ़ते वक्त फेस किया था वो क्या है, लास्ट में मई महीना जिस दिन आता है ना, उस दिन पे वो 1.5 दिन में जो रिवीजन करने का, उस दिन पे पूरा बॉम्ब फूटता है। इतना बड़ा चीज भारी पड़ता है, पर वो बड़ा चीज को अगर भारी नहीं करने का है तो क्या करने का, टाइम टू टाइम रिवीजन करते रहने। ये डॉक्टर के गोली जैसे, टाइम टू टाइम नहीं लिया बीमारी फैलते जाएगा, बीमारी फैलने का मतलब है अटेम्प्ट लगते जाएगा। एंड चॉइस शुड बी योर्स कि तुमको सिंगल अटेम्प्ट में क्लियर करने का है या फिर 10, 15 अटेम्प्ट, 12 अटेम्प्ट करके क्लियर करने का है। समझ में आया? आज मेरे पास ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने ना 18 अटेम्प्ट में सीए क्लियर किया है। बोलने में अच्छा लगता है, हाँ भाई इट इज अ डेडिकेशन, ये वो दिखना फलाना, पर वो 18 अटेम्प्ट के बाद क्लियर होने के बाद है ना, उसकी मनोव्यथा वो खुद ही जानता है, और वो उसको ही पता है कि भाई मेरे को क्या मिलने वाला है और मेरे को क्या नहीं मिलने वाला है, या तो मैंने क्या पाया और मैंने क्या खोया है। और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया तो वेल एंड गुड, अगर नहीं भी हो पाया तो मैक्स टू मैक्स सेकंड या थर्ड अटेम्प्ट के अंदर क्लियर अगर हो गया ना, तो भी लाइफ सेट रहती है। ये नहीं बोल रहा इसकी लाइफ बेकार है, बट इट टेक्स योर, क्योंकि हर चीज का अपने पास क्या है, एक टाइम लिमिट होता है। तुम्हारे पास हाँ अभी 2-3 साल रहेंगे, जिस 3-4 साल तक तुमको घर पे कोई कुछ बोलने नहीं वाला है। ये 3-4 साल हो गया ना, तो घोड़े के तरह पिछवाड़े पे लात मार के घर वाला बोलेगा चले कमा के लेके आ जा, हो गया अभी तेरा पढ़ाई। एंड दोज हु आर डूइंग आफ्टर टीवाई, तो तुम्हारी तो 20 साल अभी तक घोड़े बन चुके अभी हम। समझ में? 22 पे तो डिग्री आती है हाथ में, अगर फटाफट सीपीटी के साथ एक साथ धड़ क्लियर करते गए ना, तो 21-22 पे तो डिग्री आ जाती है। हमारी 22 पे आ चुकी है, आ चुकी थी। ठीक है, दोज हु आर डूइंग आफ्टर टीवाई, तुम्हारे पास कोई ऐसा 30 साल तक का टाइम नहीं है, 10 साल की जर्नी नहीं है तुम्हारे पास, यू हैव टू क्लियर इन वन शॉट। क्योंकि ऑलरेडी हमारा उम्र हो चुका रहता है 19-20 का, अभी हमने अगर सीए स्टार्ट करा हुआ है, ठीक है, इट इज अ ब्लेसिंग दैट वी आर डायरेक्टली इनटू इंटर। ठीक है, तो क्लियर किया, कोप अप करना सीखो। 20 साल की उम्र में भी अगर तुम सीए शुरू करता है, इंटर क्लियर कर देगा, ठीक है, 22वें साल पे तुम्हारा आर्टिकलशिप खत्म हो जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली 23वें साल पे तुम्हारी डिग्री तुम्हारे हाथ में होगी, अगर सब कुछ एक साथ सही स्मूथ निकला ना तो। अभी इसमें क्या होता है, सुनने के लिए ना 60 बच्चे होते हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए मेरे को 6 ही मिलता है।
बाकी 54 लोगों को ऐसा लगता है ये तो ज्ञान देने के लिए ही पैदा हो। डिग्री फोकट में नहीं आती है, और ये डिग्री तुम्हारी मजाल अगर है, तुम्हारे बाप के पास पैसा भी है ना तो भी ये डिग्री नहीं आ सकता है, करोड़ों रुपया ना तो भी ये डिग्री नहीं आ सकता। मैं लिख के देता हूँ, डॉक्टर का डिग्री आ सकता है, पीएचडी भी पैसे पे ला सकता है, एलएलबी भी पैसे पे ला सकता है, ये ला के दिखाओ। और एक माइका लाल पैदा हुआ है वो दिखाओ जो सीए का बोले। नॉट इवन अ प्रेसिडेंट, आईसीएआई के प्रेसिडेंट की डॉटर जो थी, आई डोंट वांट टू नेम द प्रेसिडेंट ऑफ आईसीएआई, जब वो प्रेसिडेंट थे तब उनकी डॉटर सीए कर रही थी, उसको अटेम्प्ट लगा था। प्रेसिडेंट होने के बावजूद अगर उसकी बेटी को अटेम्प्ट लग सकता है, फिर अपना तो जान ही दो ना। क्योंकि ये क्या होता है, अगर तुम्हारा ये सिनारियो है ना कि इधर हमारा सिलेबस अभी चल रहा है, ये सिलेबस आज खत्म होगा ना, बस जिस दिन खत्म होगा ना उस दिन से शुरू करेंगे। यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम, डोंट वेट फॉर दैट राइट टाइम बिकॉज इट इज नेवर गोइंग टू कम। कभी नहीं आने वाला ये राइट टाइम। सुनहरा पल, वो सुनहरा मौका जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। जो मौका मिला उसको ही सुनहरा बनाओ, जो मौका मिला उसको ही सुनहरा पल बनाओ। या तो अभी कॉमेडी करके पूरा जिंदगी बगाड़ो, या तो अभी थोड़ा कष्ट ले लो, स्ट्रगल कर लो और पूरी जिंदगी कॉमेडी बनाओ, मतलब मजे करो। मजे करने के लिए एक ही चीज चाहिए, वो है पैसा। मनी कांट बाय एनीथिंग, बुलशिट। मनी कैन बाय एवरीथिंग। मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस, मनी कैन गिव यू एनीथिंग। फ्लाइट में जाने के लिए या तो एसी कोच में ट्रैवल करने के लिए यू नीड पैसा, नॉट दी हैप्पीनेस ऑन द फेस। फ्लाइट पकड़ने के लिए फिलोसॉफी काम में नहीं आती। फिलोसॉफी किसी भी सभा वभा में हम लोग दे सकते हैं। ट्रेन पकड़नी है जोरदार वाली एसी वाला, फर्स्ट ईयर में ट्रैवल करने का है, या तो फिर फ्लाइट पकड़नी है, तो फ्लाइट पकड़ने के लिए भाई रुपया चाहिए। डेडिकेटेडली तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक जो भी तुम्हारा अभी पीरियड चल रहा है, 4-5 महीने या जो कुछ भी पीरियड है, ठीक है, इवन इफ योर अटेम्प्ट इज इन मे और सितंबर, आई एम नॉट केयर अबाउट इट, बट तुमको डेडिकेटेडली अभी क्लासेस अगर अभी खत्म होता है, लेट अस से आज लेट अस से 5 घंटे का क्लास है, 5 घंटे का क्लास खत्म होने के बाद तुम घर पे गया, मैं समझता हूँ चलो मैक्सिमम टाइम मैं समझता हूँ 1 घंटे में घर पहुंचा। Max to max, you should take 30 minutes or 45 minutes to take rest or fresh or whatever may be the part. You should be on your table. एक्सपीरियंस लेके बोल रहा हूँ। ये CS, PIIT, सा, FFD, ये मेरे क्वालिफिकेशंस है। सबसे बड़ा डिग्री बीकॉम। PIIT stands for Diploma in International Taxation. FFD deals with forensic accounting. अकाउंटिंग, इधर ऑडिट खत्म होता है, उधर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होता है। वर्क फॉर SFIO ऑल्सो, सीनियर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन। कंपनीज एक्ट में आया होगा, भी नहीं आया, फाइनल में देखोगे। कंपनी के अंदर जो बड़े कांड होते हैं ना, फ्रॉड होता है ना, वो फ्रॉड किधर से शुरू हुआ, किधर पे खत्म हुआ, वो ढूंढने का काम हमने किया हो।
ये नाम है, सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस। मैं पैशनेट हूँ टीचिंग के लिए, इसीलिए मैं 6 बजे उठता हूँ, तो इधर आने के लिए 5:30 6 बजे। पैशनेट हूँ इसलिए मैं टीचिंग के अंदर, पैशन है टीचिंग इसलिए मैं कर रहा हूँ। यही टाइम होता है, टाइम पीरियड के अंदर तुम डेवलप हो सकते। ये टाइम एक बार चला गया ना, मैं आपको मेरे फ्रेंड की स्टोरी बोलता हूँ। उसकी एज है ना अभी 35 ईयर्स का है, 35 36। हम लोग सीए फाइनल में थे ना, तो उसका ग्रुप 1 हो गया, ग्रुप 2 अटक गया। ठीक है? अब अटक गया ना, उस दौरान क्या हुआ, एज आ गई थी 27 20। ये एज के अंदर उसकी फैमिली ने प्रेशर किया, शादी करनी पड़ेगी, भी नहीं करेगा तो नहीं, के बाद तू बूढ़ा हो गया, तू लड़की नहीं मिलती, क्या खत्म हो जाती, नहीं मिलती ऐसा। 27 28 की एज में शादी हो गया। अब 28 से लेके ये 36 के बीच का जो फासला है ना, इस फासले के बीच में ये भाई साहब एक भी अटेम्प्ट नहीं दे पाया। अभी क्या बोल दिया पता है, मेरे को सीए नहीं देने का। इतना दूर है फाइनल से, खाली 3 पेपर, ये 3 पेपर दूर है। 3 पेपर दे देगा ना तो फाइनल हो जाएगा। क्यों नहीं देने का है, अपने अपने रीजन है भाई, फैमिली है, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देना है। दूसरा फ्रेंड है जिसने सीए फाइनल शुरू किया, तब इंटर हमारे साथ था, सीए फाइनल शुरू किया, 2 3 अटेम्प्ट दिए, डैड को पैरालिसिस का अटेम्प्ट छोड़ दिया, दोनों ग्रुप पेंडिंग। दे पाएगा, क्यों, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, पूरे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर आ, जो इधर नहीं हो पाया वो इधर कदापि नहीं हो सकता। तो अगर बैठना है तो डेडिकेटेडली 6 महीना बैठना पड़ेगा घर पे, तब जाके ये फाइनल क्लियर। तो उसके लिए 6 महीने के लिए पैसे का बैकअप होता है। 1 महीने का खर्चा लगभग 40 से 50, वो खर्चा चलाने के लिए बैकअप चाहिए। बैकअप अभी फिलहाल हाल फिलहाल रेडी नहीं हो रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी के चलते। एक फ्रेंड है विच बिलोंग्स टू टिपिकली मारवाड़ी फैमिली, सीपीटी फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, सीए इंटर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर, 3 साल का आर्टिकलशिप था हमारे टाइम पे, अभी 2 साल का हुआ है। ये 3 साल के आर्टिकलशिप के दौरान एक रिश्ता आया, बहुत जोरदार रिश्ता था। ठीक है? लड़का अच्छा, फैमिली अच्छी, सब अच्छा, सीए फाइनल पेंडिंग था। इसकी फैमिली वालों ने बोला सीए फाइनल की चिंता तुम मत करो, हम करवाए, शादी कर लो। शादी कर ली, सीए फाइनल भाड़ में गया। शादी के बाद स्ट्रेट अवे उसकी सास ने मना कर दिया, पढ़ाई इधर नहीं चले। तब देयर आर थाउजेंड्स रीजंस फॉर ऑड,
यू हैव टू फाइट अगेन। तो नहीं पता तुम्हारे टाइम टू टाइम अगर चीजें नहीं हुई ना, डेस्टिनी तुम्हारी बैंड जरूर बजाए, और फिर तुम्हारे जिंदगी में खाली एक ही चीज बचेगा, वो होगा 8 साल की एज में डायबिटीज बीपी की गोली खाते खाते आधा शरीर फैला हुआ, सांस नहीं ले पा रहा है, और वहां पे एक ही रिग्रेट बचेगा, फर्स्ट टाइम पे कि अभी क्या है, अभी मजे मारने की एज है, द सेम टाइम की भी एज है। अब चॉइस हमारे हाथ में होती है कि मजे लेने हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आ गई ना एक बार हाथ, इज नॉट द थिंग थी, फाइट ऑल ऑड्स एंड बिकम। क्या कैसे पढ़ाई करता हूँ ना, अभी अगर आप नहीं डेडिकेटेडली पढ़ो, तुम्हारे पास बाद में टाइम नहीं बचता, क्योंकि एक टाइम आता है जब अपने को अंदर से भी ऐसा लगता है कि यार फैमिली को अपनी सपोर्ट की, और कहीं ना कहीं पे फैमिली को भी लगता है अभी ये बंदा, इसके बेनिफिट्स है भाई, क्वालिफिकेशन के बेनिफिट बहुत, जो किसी के पास नहीं है वो अपने पास पावर है, जो कोई नहीं दे सकता वो ये डिग्री दे सकता है, पैसा दौलत जो अचीव करने का वो अचीव कर मिल गया, उसके बाद तुम राजा है, तुम घर पे सड़ा से बैठे भी रहेगा ना, तो भी तेरे को तेरा बापू आके बोलेगा नहीं तो तू टैग लेके बैठा है, मतलब जिस दिन भी शेर उठेगा, ठीक है शेर शोर है, जिस दिन भी उठेगा कमा के तो लाएगा। 1 लाख तो महीने का किधर भी नहीं है, 1 लाख तो किधर से भी पैदा हो जाएगा, पैसा भी पैदा हो जाता है, इधर से भी पैदा हो जाएगा। जिंदगी सवारनी है तो पढ़ो, इधर मजाक के लिए टाइम नहीं है, किया ही हुआ ही के लिए ना टाइम नहीं है, ये डिग्री उसके लिए एजुकेशन मांग, चैरिटी मांग, फिर बहुत जरूरत है ये 3 चीजों की, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन दृढ़ता जिसको हम लोग बोलते हैं, और सिंसियरिटी। ये 3 चीजें इधर प्राइम रिक्वायरमेंट है, अगर 3 में से एक भी किसी के भी बीच में और नहीं है, सब में एंड है, तीनों चाहिए, नहीं है छोड़ दो डिग्री, अभी बोलता हूँ छोड़ दो डिग्री, कि आगे जाके मजदूरी करनी, इससे अच्छा अभी मजदूरी शुरू करो। और ये तीनों चीजों है, टूट पड़ो इस पर, टूट पड़ो, डू नॉट नो भाई एग्जामिनेशन का सीधा नहीं पता है दिन पे तुम्हारे साथ क्या घटना घट सकती, तुमको नहीं पता है तो तुम्हारे लिए क्या लिखा गया ऊपर वाले के पास से। मेरे एग्जाम को 15 दिन बाकी थे, 15 डेज, 15 दिन बाकी थे एग्जाम शुरू होने के, मेरे सी इंटर के एग्जाम थे, ठीक है, ये 15 दिन एग्जाम के पहले ही मेरी मॉम की तबीयत एकदम बिगड़ गई थी, मॉम गॉट कंप्लीटली इल। कितना हो सकता है एक ऑर्डिनरी पर्सन का वेट कितना हो सकता है, यू गेट इल देन व्हाट शुड बी द वेट ऑफ एन ऑर्डिनरी पर्सन, मॉम
अराउंड 25 किलो के थे मेरे मम्मी, से बीमार हो गए थे। खाने में कुछ इन्फेक्शन आ गया, उसकी वजह से इन्फेक्शन हो, दैट इन्फेक्शन लीड टू किडनी पे अफेक्ट कर गया। 7 दिन एडमिट रहे, 7 में से 5वें दिन पर डॉक्टर ने बोल दिया भगवान से प्रार्थना कर। अब या तो एग्जाम हो सकता है, तो माँ हो सकती है। होपफुली मम्मी ठीक हो गए, 7वें दिन पे कुछ चमत्कार हुआ, मम्मी ठीक हो, मम्मी घर पे आ गई। अभी सबने मेरे को सजेस्ट किया मत दे एग्जाम, बिकॉज यू आर नॉट इन अ पोजिशन टू गिव दी एग्जाम, कि इतना बड़ा ये चीज से हम लोग गुजर चुके हैं, आप एग्जाम मत दो। मम्मी ने भी बोला मत दे एग्जाम, बोला एग्जाम के लिए मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, कि मेरा तैयारी हो चुका है, और इनकेस अगर फेल भी हुआ तो क्या ही फर्क पड़ जाए। ठीक है ना, अपने को पता है कि भाई इतनी प्रॉब्लम्स आई थी, फिर उसके बाद एग्जाम दे रहे, हो सकता है फेल हो जाए, क्या फर्क पड़ता है। आई पास द इंटर एग्जामिनेशन विद डिस्टिंक्शन। 79 marks in costing, 83 marks in tax, 65 marks in accounts। लॉ के अंदर मेरा लॉ हिला हुआ था, 53 मार्क्स आया था। 4 सब्जेक्ट ग्रुप 1 के, ग्रुप 2 के अंदर आई स्कोर्ड अकाउंट्स के अंदर अराउंड 73, ऑडिट के अंदर आई स्कोर्ड 55। वहाँ पे एक ITSM करके सब्जेक्ट होता था, आई गॉट 40। मेरे लिए सब कुछ काम किया, दुआ भी काम करी मेरे लिए, ऊपर वाले ने भी मेरा साथ दिया, मेरे लक ने भी मेरा साथ दिया, और मेरे पढ़ाई ने मेरा साथ दिया। मैं घबराया इसलिए नहीं था क्योंकि मेरे जब लेक्चर्स चल रहे थे तो लेक्चर्स के बाद मेरा सिस्टम ही वो बैठा हुआ। We used to have a lecture like this, 1 से लेकर 9 बजे तक। 9 बजे अंधेरी से ट्रेन पकड़ने थे, अंधेरी से ट्रेन पकड़ के महेंद्र आने का। ये जर्नी होती थी कुछ 9:45 तक की, इधर आते आते 9:45 हो जाता था। टाइम पे ना ही यूट्यूब होता था, ना ही कुछ होता था। ये जर्नी की पढ़ाई बता रहा हूँ, ये 9 to 9:45 को कैसे यूटिलाइज करने का। तो रात को है ना 12 से लेके 12:30 बजे के बीच में है ना, लॉ, ऑडिट या तो IT, इनमें से किसी एक सब्जेक्ट का है ना मोबाइल में आवाज रिकॉर्डिंग कर लेने का। इतना बल्कि मॉड्यूल होता था, आई कैन नॉट ओपन दिस इन द ट्रेन, इतना भीड़ में। ये रिकॉर्डिंग करके रखते थे, और जब ट्रेन ट्रैवलिंग चलती थी रिकॉर्डिंग सुनते थे। फ्रेंड्स को ऐसा लगता था गाना सुन रहा है, मेरे को ही पता था अंदर मेरी ही आवाज चल रही है। 9:45 को स्टेशन पहुंचे, मेरा घर बहुत ही स्टेशन के नज़दीक था, मैं 10 बजे तक घर पहुंचा था। खाना पीना खा के 10:45 तक वी गेट फ्रेश, पूरा डिनर विनर सब खत्म करके 15-20 मिनट का वॉक लिया, 11 बजे घर पे आने का। 11 से लेके 1 बजे तक डेडिकेटेडली बैठने का, डेडिकेटेडली पढ़ाई करने के लिए। आज के दिन में जो कुछ भी पढ़ाया वो इधर 11 से 1 के बीच में होना ही चाहिए। जमीन फटे कि आसमान फटे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है तेल लगाने का, मैं इधर 11 से 1 का टाइम हिलाएगा नहीं।
और सुबह उठने का टाइम 6 बजेगा फिक्स। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे मैं 7 to 10 के बीच में मॉर्निंग में 12th को मैथ्स पढ़ाता था। आई स्टार्टेड माई टीचिंग जर्नी एट द एज ऑफ 17। 10th को पढ़ाया, 12th को पढ़ाया, फिर फाउंडेशन पे आया, फिर इंटर पे आया, फिर फाइनल। सात से 10 का क्लास लेने का, घर जाने का, 12 बजे तक फ्रेश फ्रेश हो के खाना वाना खा के 10-15 टिफिन जो लेने होते हैं टिफिन लेने के, क्योंकि क्लासरूम में तो आदत नहीं जाते खाली। उधर गए, 1 से लेकर 9 बजे तक का डेडिकेटेड लेक्चर बैठने का, वापस जर्नी चालू। 6 महीने तक ये कंटिन्यूस जर्नी रहा। ये जून में रिजल्ट आता है, अगला अटेम्प्ट में आता है। जनवरी फरवरी तक बैचेस चलते हैं, मैक्स टू मैक्स फेब तक जाते हैं। ये डेडिकेटेडली ये रहा पूरा जर्नी। ठीक है, जिस दिन रिजल्ट आया ना, फूट फूट के मर मर के रोया हम। इधर है ना साला, एक चीज मैंने नोटिस कर लिया, पास रूल आता है, फेल नहीं। क्योंकि फेल में कंडोलेंस के लिए पूरी दुनिया पड़ी रहती है। दो चीज होता है फेलियर, जिस दिन फेल होते हैं ना उस दिन दो चीज होती है, एक होता है कंडोलेंस, दूसरा होता है मोटिवेशन। कंडोलेंस अरे होता है रे, ठीक है। मोटिवेशन अरे तू नहीं फेल हुआ रे, तेरा दोस्त था वो भी फेल हुआ है। अच्छा मैं खाली अकेला ही नहीं क्या, बाजू वाला भी था क्या? हाँ हाँ वो भी फेल है, चल ठीक है, तो कोई वादा नहीं, तो कोई टेंशन नहीं। वो चीज है, तो तुम्हारे पास टाइम है, उस टाइम को यूटिलाइज करो। हाउ यू आर यूटिलाइजिंग दैट, दैट इज अप टू यू। एक्सक्यूजेस दुनिया भर के रहते हैं, उस एक्सक्यूज को ऑड इवन जो भी करना है तो तुमको बनाने का। समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, हमारे क्लासरूम के अंदर है ना, हम लोग एक फ्रेंड है दीपक करके, आज अभी तो गुजरात शिफ्ट हो गया वो, बट वो इधर सिर्फ पढ़ने के लिए आया था। पहले सिनारियो थोड़ा चेंज हो गया, अभी क्या पेन ड्राइव लेक्चर्स वगैरह होते थे, पहले क्या लोग बॉम्बे पढ़ने के लिए आते थे सिर्फ क्लासेस अटेंड करने के लिए। तो उसका कुछ उसने घर इधर भाड़े पे लिया था, वो घर था पालघर में, कि वो उतना अफोर्ड नहीं कर पाता था कि वो भाई इस तरफ आ सके, तो उसने पालघर में घर लिया। पालघर में घर लेके उस बंदे को उधर से निकलना पड़ता था 5 बजे सुबह, क्योंकि 7 बजे मॉर्निंग में सीए फाइनल का लेक्चर होता था, तो 7 से 10 का लेक्चर बैठने का, फिर वापस हमारा लेक्चर शाम को होता था 6:30 to 9। फिर वो 9 बजे हम लोग बोरीवली से छूटते थे, तभी बोरीवली लेक्चर्स थे। बोरीवली 9 बजे छूटे, बोरीवली 9 बजे छूटने के बाद वो बंदा जो भागता था ना ट्रेन के लिए, क्योंकि वो मेल जो आती है वो मेल इधर रुकेगी, उस मेल फटाफट जाएगी, स्लो वाला रहेगा तो नहीं। और उस टाइम पे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज भी नहीं थी, दानू वानू वगैरह, या तो फिर विरार आके फिर चेंज करके फिर जाओ, वैसा। तो मेल के लिए जो बंदा भागता था ना, बाय गॉड, तो देख के ऐसा लगता था बॉस ये जिंदगी मत दो। उसको हम लोग ने पूछा था तू कितने बजे घर पहुंचता है, वो बोलता है 10:30 तक मैं घर पहुंचता हूँ। तो 10 तक मैं घर पहुंचता हूँ, तो ये पालघर से भी थोड़ा दूर था उसका। हम लोग जब फाइनल के लिए वो सबको ऑल द बेस्ट बोल के जब लेक्चर से छूटे ना सब लोग, हम लोग ने भगवान को प्रे किया, हम हो ना हो साले इसको पास कर दो। बंदे ने बहुत मेहनत किया है, और डेडिकेशन भी था, एक भी लेक्चर बंक नहीं, भी लेक्चर मतलब छोड़ने का नहीं, भले बीमार है ना फिर भी आके बैठने का। क्लियर दी एग्जामिनेशन। कभी कभी ना ऊपर वाला देख लेता है, और वो ऊपर वाला ऐसा देखता है ना तो मजा आ जाता है। तो समटाइम्स इट हैपेंस कि साला ऐसा लगता है नहीं पास होएगा, ऊपर वाला बोलते हैं मैं बैठा ना पास।
आप कैसे क्या पढ़ाई करते हो ना आप, क्योंकि तुम्हारा जो जनरेशन है ना, एक तो फास्ट मूविंग जनरेशन है, एट द सेम टाइम तुमको तुम्हारे अलावा कोई दिखता नहीं, और तुमको अगर किसी ने एडवाइस दे दी या तो तुमको किसी ने डांट दिया या तो तुमको किसी ने बोल दिया तो वो तुम्हारे ईगो पे आ जाते हैं, कंसिडरिंग दैट कि भाई हम ही सबसे बड़े हैं, हम ही भगवान है। आई हैव सीन मैनी स्टूडेंट जिसका बिहेवियर ऐसा रहता है कि भाई हमने तुमको पढ़ाने के लिए फीस दिया, तुम पढ़ाओ, आओ और जाओ। फिर मेरे को सुनना है। बैठे हैं अगर कुछ एक्सपीरियंस लेके बैठे, क्वालिफिकेशंस लेके बैठे, तो मैं बोल पाऊँ, तो मैं बोल पाता, अदरवाइज तो मैं क्या बोलूँ। होता तो कोई भी एरा गैरा कोई भी आके लग। ये जो जर्नी है ना 3-4 महीने की, मैं अभी भी लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, ये 3-4 महीने की जर्नी है ना, संभाल लो ये 3-4 महीने को। जो भी मई तक का अगर है तो मई तक का सफर, सितंबर तक का है तो सितंबर तक का सफर, इसको संभाल लो ये 3-4 महीने को। ये 3-4 महीने संभाल लिया ना, ये बुक्स वापस नहीं खोलनी पड़ेगी। पास हो गए तो क्या कुछ नहीं होगा। गॉड फॉरबिड अगर फेलियर आया ना, साला वापस वही बुक पे हाइलाइटर घुमाने में ना जान जल जाएगी। और अभी तक जिंदगी में अगर फेलियर देखा नहीं रहेगा या तो देखा नहीं रहेगा, उसका रीजन भी है कि भाई ऐसा कोई एग्जाम ही नहीं दिया जिसके अंदर फेलियर नाम का शब्द आ। गवर्नमेंट ही बोलती है धकेलते रहो धकेलते रहो धकेलते रहो। तुमने भी, तुमको खुद को भी पता रहेगा, अगर बीकॉम पास किया तो बीकॉम, 12th पास किया तो 12th, तुमको खुद को भी पता रहेगा तुमने कितनी मेहनत करी है ये इस जगह पे। नील। और इधर आके धड़ाम से एक झटका आएगा ना, वो झटका पूरा जिंदगी उजड़ देगा, झंझेड़ देगा। और उस टाइम पे बाद में क्या होता है, उस टाइम पे बाद में याद आती है ये सब बातें, बोला था, ये बंदे ने वार्न किया था, सर ने वार्न किया था, ये सर बोल के गए थे, वो सर बोल के गए थे, और हम तो हमारी मस्ती में थे। अब मेहनत करनी है सर, अभी डेडिकेटेडली पढ़ने, अभी बताओ प्लान क्या है, अभी बताओ व्हाट शुड आई डू। पढ़ो यार पढ़ो, कि अभी कि आगे पढ़ाई काम में आने वाला है। स्टार्टअप भी चालू करने का ना, उसके लिए आईआईटी में जाके स्टार्टअप वाले आते हैं। खोपड़ी तो चाहिए ना, धंधा करने के लिए भी तो खोपड़ी चाहिए, रेगुलेशन का नॉलेज चाहिए, कांड करने की कैपेसिटी चाहिए। कांड करने की कैपेसिटी पढ़ाई से ही आती है। करो तो अच्छा है जीवन में, वरना ठीक है। A technical test agency test certificates certifies each batch of machine tools before dispatch by BMT Limited. Some of these tools are dispatched to a unit in a SEZ for authorized operations without payment of GST, as these supplies are not taxable. Finance personnel of BFT Limited wants to know whether they need to carry out the reversal of ITC on testing agency services to the extent attributable to SEZ supply. Give your comments. क्या उसको जो आईटीसी लिया हुआ है वो आईटीसी रिवर्स करना पड़ेगा सिंस उसने एसईजेड में डाला है तो? हाँ ना, ये बोलो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इज कंसीडर्ड एज व्हाट? वो तो डीम्ड एक्सपोर्ट माना जाता है ना, बराबर है, तो उसको आईटीसी रिवर्स करने की जरूरत पड़ेगा क्या, ऐसा क्वेश्चन है। हाँ नहीं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 ये देखो।
ITC is disallowed only to the extent it pertain to the supply used for what non-business purpose or a supplies other than what taxable and zero rated supply. अभी ये SEZ यूनिट वाला जो पार्ट है इसको हम लोग क्या मानते हैं, जीरो रेटेड सप्लाई मानते हैं, क्योंकि वो डीम एक्सपोर्ट है ना, तो डीम एक्सपोर्ट है तो फिर फुल ITC इज, कोई रिवर्स बिवर्स करने की कोई जरूरत। आगे क्या लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, AB is a registered person was paying tax under composition scheme up to 30th July. With effect from 31st of July, AB becomes liable to pay tax. मतलब ये तो ऐसा केस हो गया ना, कंपोजिशन में था फिर नॉर्मल में आ गया, तो कंपोजिशन से नॉर्मल में जाते हैं तो क्या होता है हमारे साथ, घटना क्या घटती है, हम लोग ITC ले सकते हैं या नहीं ले सकते, ले सकते हैं। किस पे ले सकते हैं, इनपुट और कैपिटल गुड्स दोनों पे ले सकते हैं। इनपुट पे तो पूरा मिलेगा, कैपिटल गुड्स पे 5% पर क्वार्टर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, लेस करके लाना पड़ेगा। ठीक है, 31 जुलाई को लायबल हो रहा है तो उसके एक दिन पहले का मतलब 30 जुलाई, और इनवॉइस कितना पुराना होना चाहिए, 1 साल पुराना होना चाहिए। आर वी क्लियर, डन। बाकी का ये नॉर्मल क्वेश्चन है, घर से करके लेके आओगे, करके लेके आओ, कोई डाउट रहेगा तो मेरे को पूछ लेना। ठीक है, तो अभी हमने ITC चैप्टर हमारा इधर हो गया। अभी चैप्टर की लिस्ट देखो हमने कौन कौन से चैप्टर्स कर लिए, कल किधर से आए।